नेचुरल गैस का भी सबसे बड़ा भंडार रशिया के बाद ईरान में ही है, लेकिन ईरान इस नेचुरल गैस को भी अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण कहीं नहीं बेच सकता और इन्हीं प्रतिबंधों के कारण ईरान की एयरलाइंस नए यात्री विमान खरीद नहीं सकती और उन्हें पुराने विमानों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सोचिए, ईरान की जो एयरलाइन है उनकी, उसके पास नए विमान नहीं आ सकते क्योंकि वो खरीद नहीं सकता ये विमान। ईरान की एयरलाइन के 60% विमान पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं, जबकि बाकी के विमान भी 20 से 30 साल पुराने हैं और ये सारे विमान काफी जर्जर हालत में हैं। इस वजह से ईरान की एयरलाइन के पुराने विमान अक्सर क्रैश होते रहते हैं और इन दुर्घटनाओं में वर्ष 1980 से 2010 के बीच लगभग 1800 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह ईरान अपनी वायुसेना के लिए भी नए लड़ाकू विमान नहीं खरीद सकता, जिसके कारण उसकी वायुसेना काफी कमजोर हो गई है और इस युद्ध में भी आपने देखा होगा कि ईरान अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहा है या कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास नए आधुनिक लड़ाकू विमान है ही नहीं। वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले जब ईरान और अमेरिका के बड़े अच्छे संबंध थे, तब ईरान दुनिया की 19वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज वो 2025 में 45वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और अमेरिका से नफरत की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और आखिर में आपके लिए एक अपडेट ये है कि ईरान और उसके आसपास फंसे भारत के नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस कुछ देर के लिए खोल दिया है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। ईरान में भारत के 10,000 नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से 2,500 से ज्यादा छात्र हैं और इनमें से 110 छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंची है और अब ऑपरेशन सिंधु के तहत आज रात 2 और विशेष विमान वहां से यहां भारत के नागरिकों को लेकर आएंगे। भारत ने अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंधु और भारत के नागरिकों को ईरान से बाहर निकालने के लिए ईरान ने खास तौर पर अपने एयर स्पेस को कुछ देर के लिए खोल दिया है ताकि भारत के विमान वहां से टेक ऑफ कर सकें। यह भी भारत की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। अब आपको अपने देश में लाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में थे, जहां उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो जब कनाडा में हुए G7 समिट से वापस लौट रहे थे, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन करके वॉशिंगटन डीसी आने का निमंत्रण दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के लोगों से मिलने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण को बहुत ही विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। अब आप देखिए, आज ओडिशा में जब वो गए थे, कैसे सड़कों पर लोग उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे, कैसे सड़कों पर उनका स्वागत किया गया। उनकी लोकप्रियता आप यहां से देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। इसी महीने उड़ीसा में बीजेपी की सरकार को 1 वर्ष पूरा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट के लिए कनाडा रवाना होने से पहले ही ये तय कर लिया था कि वो 20 जून को उड़ीसा के लोगों के बीच जरूर आएंगे और उनके लिए 18,600 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया है और ये भी बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए असली व्हाइट हाउस
असल में यहां की जनता के बीच है। उड़ीसा पूर्वी भारत का वो राज्य है जहां पिछले साल पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी और मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री तब बनाए गए थे। अब हम ऑपरेशन सिंदूर पर